कि आजकल चाइल्ड केयर और एडोलेसेंट केयर इनके अंदर ना डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोगों के पास अगर दो बच्चे हैं घर के अंदर तो हम लोग दोनों की केयर कैसे कर सकते हैं। 10 ईयर ऑनवर्ड जो बड़े बच्चे होते हैं, मैं तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप उनसे फ्रेंड्स बन के रहें। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो काफियों को जॉन्डिस हो जाता है। जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं केवल उसी की राय लें और साथ में मल्टीपल विजिट्स और मल्टीपल डॉक्टर्स को ना दिखाएं। ये एक पहली और आखिरी एडवाइस मैं दे सकता हूँ। आप थोड़ा सा ओपन रिलेशनशिप बना के रखें, ओपन एज एन एटलीस्ट आप कॉर्डियल रहें, या एटलीस्ट आप एक इतना कंफर्ट रखें कि एक सन जो अपने फादर से बात कर सकता है और बच्चे की एनर्जी को ब्लॉक ना करें। 15 की एज में अगर कोई चीज आनी चाहिए, अगर वो 13 या 12 में आ जाए तो भी नॉर्मल है। 99% नॉर्मल है। ठीक है। दूसरा पर्सन ये कि ये कभी कभी रेंज भी मार सकता है डिलेड या समय से पहले। Okay. देखो उसने कितना अच्छा डांस किया, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता। सही ऐसा चीज बताओ, आजकल ना HMPV वायरस चाइना से जो आउटब्रेक आया हुआ है बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, काफी जगह केसेस भी इसके देखे जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, क्योंकि ये जो सुनने में आ रहा है ना बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्टफुल है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर आनंद भाटिया। आनंद भाटिया एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 2,50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी है। हमने बात करी न्यू बॉर्न्स के बारे में, हमने बात करी एडोलेसेंट्स के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वाला पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको भी इस पॉडकास्ट की वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल पाए। तो सर बहुत बहुत वेलकम आपका आज के हमारे पॉडकास्ट विद दिव्यम में। तो सर हम लोग शुरू करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप मुझे बताइए कि आपको अभी तक कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर हमें बता पाएँ तो। जी ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में। एंड हमारे सारे व्यूअर्स के लिए मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। मैं Okay. एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैंगलोर से करी है और मैंने चाइल्ड स्पेशलिटी में अपनी एमडी करी है। एंड मुझे अराउंड 6 to 7 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते करते, पेशेंट्स देखते देखते। तो अभी आप मतलब आपका जो ये रहता है, आप जहाँ पर भी ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिल्ली के अंदर ही कर रहे हो आप अभी? जी, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी अराउंड 150 to 180 पेशेंट्स की पर डे ओपीडी होती है। ग्रेट। विद सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स। ठीक है। तो काफ़ी सीखने को मिलता है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले ना मुझे बताइए कि आजकल चाइल्ड केयर और एडोलेसेंट केयर इनके अंदर ना डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोगों के पास अगर दो बच्चे हैं घर के अंदर तो हम लोग दोनों की केयर कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चाइल्ड केयर और एडोलेसेंट केयर दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, आजकल ब्रांड्स बहुत सारे आ गए हैं। Okay. इवन बेबी प्रोडक्ट्स की हम बेसिक बात करें, हाँ। न्यूबॉर्न बेबी है, 6 months का बेबी है, सर ये वाला ब्रांड बेटर है या ये वाला ब्रांड बेटर है। ठीक है। एक आजकल कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मदर कहती है कि मैंने गूगल पे देखा था, उसमें तो वो लिखा था, किसी ने मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये वाला ब्रांड बेटर है। तो मैं उन सब के लिए यही बोलूँगा कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करें, एक ही प्रोडक्ट को फॉलो करें और उसको रिलीजियसली ट्रस्ट करें। तो इससे आपकी काफ़ी टेंशन जो हैं वो सॉर्ट डाउन हो जाएंगी। तो पहला तो ये है चाइल्ड केयर एडोलेसेंट केयर में। और रही बात एडोलेसेंट की, अब 10 ईयर ऑनवर्ड जो बड़े बच्चे होते हैं, मैं तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप उनसे फ्रेंड्स बन के रहें। जितना हो सके बच्चों के साथ टाइम पार्टिसिपेट करें ताकि वो मोबाइल और बाकी चीज़ों में कम गैदरिंग में रहें। ठीक आई है। थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को, जो एज अ पेरेंट्स बच्चों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ना आजकल बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर भी देखा जाता है कि पेरेंट्स ना मतलब जब छोटा बच्चा घर में आता है ना तो बड़ा बच्चा कहीं ना कहीं लैक आउट होता है, उसकी उतनी केयर नहीं करी जाती। और अच्छा छोटा बच्चा है उसके दिमाग में ना फिर कभी कभी ये भी रहता है कि यार मम्मी पापा ना सिर्फ उससे ही प्यार करते हैं, मेरी तरफ वो अट्रैक्शन नहीं मुझे मिल रही या मेरी तरफ वो अटेंशन नहीं मिल रही। डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं, पर मुझे लगता है पेरेंट्स का ही यहीं पर रोल है ठीक कि है। वो ऐसे छोटे छोटे काम दें बड़े बच्चे और छोटे बच्चों के लिए, कि बेबी को पानी पिलाओ या बेबी की ड्रेस लेके आओ, या दोनों बच्चों को कंपेयर ना करें बेसिकली कि Okay. देखो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ठीक है। तो द होल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट इटसेल्फ। अगर पेरेंट्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे तो बच्चे को शुरू में एंग्जाइटी होती है, लेकिन बाद में वो समझता है और वो अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे जो एक न्यूली नया बच्चा होता है, जब छोटा एकदम होता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए? अच्छा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पेरेंट बन रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि यार ये बच्चा हो गया है,
वो कैसे रिएक्ट करेगा, रात को ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि ना वो भी बहुत पैनिक हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि वो कैसे कर सकते हैं सब कुछ। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब बहुत बार इवन लेबर रूम में फर्स्ट डे प्रेगनेंसी में मदर कहती है कि बेबी फीड नहीं ले रहा, जो बेसिक इश्यूज को होते हैं। एग्जैक्टली। तो पॉइंट नंबर 1, इफ द मदर इज अ प्राइमरी ग्रेविडा मतलब अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो नेचुरली फीड आने में थोड़ा समय लगता है। ओके। कई पेरेंट्स के घर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, तो मदर को प्रॉब्लम होती है कि फीड कैसे कराएं, सही तरीका क्या है। तो बस 2 ही बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेटअप से डिलीवरी करवाएं या प्राइवेट, अपनी डॉक्टर की फ्रीक्वेंट विजिट्स को आप अटेंड करते रहें, नंबर 1। नंबर 2, अगर बिल्कुल सिंपल बात करें तो बच्चा अगर आपको कभी पीला लगे और बच्चे की अगर आपको सांसें तेज चलने लगे, तो ये हम एक 2 बेसिक चीज़ें हैं जो एक प्रेग्नेंट मदर को, मतलब मदर जब बेबी डिलीवर करती है, डिस्चार्ज पे हम बताते हैं कि बच्चा अगर आपको नीला लगे या बच्चे की अगर आपको लगता है सांसें तेज चल रही हैं, तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में दिखाएं। तो इनको हम डेंजर साइंस कहते हैं। तो जो हर मदर को सिंपल भाषा में समझ में भी आता है और वो लेकर भी आते हैं कि डॉक्टर आपने कहा था कि थोड़ा ठंडा लगे या थोड़ा नीला लगे तो लेकर आना, मैं लेकर आई। तो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। सर ये नीला और पीला तो ठीक है, हो गया, लेकिन आप मेरे को ना एक चीज़ ये बताओ कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो काफ़ियों को जॉन्डिस हो जाता है। अच्छा, इसका क्या रीज़न होता है कि बच्चा क्यों जॉन्डिस होता है? क्यों उसको कुछ भी नहीं पता। अब पेरेंट्स इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यार बच्चा भी हुआ ही और एकदम से जॉन्डिस हो गया उसे, तो हम लोग उससे उसको कैसे क्योर कर सकते हैं और हम लोग क्या पहले स्टेप्स ले सकते हैं कि आगे जब बच्चा होने वाला है तो ये सारी चीज़ें ना हो? देखो, छोटी मोटी दिक्कतें तो हमेशा आती हैं, ठीक है, लेकिन 99% चीज़ें न्यूबॉर्न्स में होती है नॉर्मल। अच्छा, हल्का जॉन्डिस भी नॉर्मल होता है। ठीक है। तो पहली बात सिंपल, अगर एक मदर ये इंटरव्यू देख रही है तो 10 डॉक्टर्स के पास तो नहीं जाना। ओके। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है। हाँ। मैंने उस डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं आया, फिर मेरी फ्रेंड ने एक और डॉक्टर को रिकमेंड किया, हमारे एक पुराने डॉक्टर भी हैं, उनसे बात की, पर वो तो कुछ और कह रहे थे। वहाँ स्टार्ट होता है इश्यूज आना या क्वेरी आना। तो मैं एज अ पेरेंट यही बोलूँगा कि आप एक ही डॉक्टर को दिखाएं पहली बात, क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स, बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चे ने 10 बार पॉटी की, बच्चे की पॉटी हरे रंग की आ रही है, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, पर फ्रैंकली ये नॉर्मल हैं। बच्चा अगर 10 to 12 टाइम्स सुसु करता है न्यूबॉर्न बेबी तो वो नॉर्मल है। बच्चा हरे रंग की और पीले रंग की पॉटी करता है, वो बच्चे का एक ट्रांजिशन है, वो नॉर्मल है स्टार्टिंग के अंदर। जी। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मल्टीपल विजिट्स और मल्टीपल डॉक्टर्स को ना दिखाएं, ये एक पहली और आखिरी एडवाइस मैं दे सकता हूँ। सर जैसे आप मेरे को बता रहे हो मल्टीपल डॉक्टर्स को हम लोग ना दिखाएं, तो जब वो बच्चे को जॉन्डिस होता है स्टार्टिंग के अंदर, तो हम लोगों को उस टाइम कौन से डॉक्टर के पास जाना है? जिसने हमारी डिलीवरी करी है, जो गायनी है वो, या हम लोग कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं? सो बेसिकली जॉन्डिस के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 10 में से 8 कारण जो हैं वो नॉर्मल होते हैं बिकॉज ऑफ द मदर्स ब्लड ग्रुप। एक RH और ABO इनकम्पैटिबिलिटी, कई ऐसे नाम होते हैं जो मैं यहाँ लूंगा नहीं। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पर 10 में से 8 चीज़ें जॉन्डिस होना नॉर्मल है, वो कुछ समय के बाद चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको दिखाना भी है, अगर आपको बच्चा डेफिनेटली ज़्यादा पीला लग रहा है, तो जहाँ से आपने डिलीवरी करवाई है जिस गायनेकोलॉजिस्ट से, उसी ही हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होंगे जो आपके घर के आसपास नज़दीक होने चाहिए, आप उनको दिखाएं इस बारे में। लेकिन मल्टीपल डॉक्टर्स को ना दिखाएं, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, तो उनके पास इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं। मैंने 5 एंटीबायोटिक वहाँ से ली, 3 दिन वहाँ दिखाया था, मैंने खुद ही एक दवाई दे दी, गूगल पे भी मैंने देखा था कि एक दवाई आती है डॉक्टर, मैंने वो दे दिया। अब आप ऑनलाइन देखेंगे तो हर खांसी कैंसर है, लेकिन अब हर खांसी कैंसर नहीं होती। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सिंपल एडवाइस है, शायद लगेगी बहुत सिंपल, लेकिन काफ़ी जिंदगियाँ बच जाती हैं इससे। तो आप एक ही को दिखाएं और उसको रिलीजियसली फॉलो करें। सर हार्डेस्ट फेस कौन सा होता है पेरेंट्स के लिए जब बच्चा पैदा होता है? सारे फेज ही हार्डेस्ट फेज हैं, कोई एक फेज तो नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूबॉर्न का अलग चैलेंज है। बच्चे का ठंडा ना हो जाए और बहुत लोगों के हाथ ना लगे। बच्चा जब 10 साल का एडोलेसेंट आता है तो बच्चा एक नई नई डिस्कवरीज करने लगता है, नेटफ्लिक्स देखता है, मोबाइल देखता है, ऑनलाइन क्लासेस के बहाने दुनिया लोग क्या क्या करते हैं आजकल। तो सारे फेज अपनी जगह सेंसिटिव हैं, मैं तो यही बोलूँगा। लेकिन बच्चे से टच में रहें, बच्चे का मोबाइल टाइम थोड़ा सा कम रखें और बच्चे के साथ ऐसी गेम्स या पार्टिसिपेशन करें आप कि बच्चा आपसे कंफर्टेबल भी रहे और आपके साथ एंजॉय भी करे। आजकल आपको लगता है कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो पेरेंट्स के अंदर अपना रोल मॉडल देखते हैं? क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज वो बच्चों की वैसी मेंटालिटी है, क्योंकि ना सबको इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोजर मिल चुका है कि बच्चा कहता है कि यार मेरे को उसकी तरह बनना है, मेरे को उसकी तरह बनना है, उसकी तरह। बट किसी के भी मुंह के ऊपर ना ये वाली बात नहीं होती कि नहीं यार मेरे को अपने फादर की तरह बनना है, या अगर कोई लड़की है मेरे को अपनी मदर की तरह बनना है। मतलब वो उनके अंदर अभी भी अपना रोल मॉडल देखते हैं। मतलब मुझे इस बात से एक मेरे फादर की लाइन याद आती है। पापा कहते थे, आपके फादर ने भी कहा होगा कि जब तुम फादर बनोगे ना
तब तब पता तुम्हें चलेगा। पता लगेगा कि फादर क्या होता है, हाँ। या ये चीज़ गलत मैंने क्यों बोली, या ये चीज़ सही मैंने क्यों बोली। सर फादर नहीं, जब तू बाप बनेगा ना तब तेरे को पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो फ़ेज़ है ना कि आज आप इस फ़ेज़ में आके तो हम कह सकते हैं कि मुझे मेरे फ़ादर की तरह बनना, या मुझे मेरे फ़ादर काफ़ी आई एडमायर हिम अ लॉट। ठीक तो है। लेकिन जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, इतने बिल्कुल, फ्रेंड्स, घर से दूर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैंगलोर से करी। आई वाज़ इन मतलब आई स्टे इन दिल्ली। ओके। तो अब 6 महीने में एक बार घर जाना, तो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप हर चीज़ को बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप एज़ फ्रेंड बच्चे को बना के रखें, आप बातें करें उससे, आप उसकी एनर्जी को स्टॉप मत करें, क्योंकि बच्चे करना बंद नहीं करते, बच्चे बताना बंद कर देते। ग्रेट। हमारे पास ना एक पेशेंट आया था ऐसा कि बड़ा अच्छा, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बच्चा था, कहता कि मैंने ना आज एक फ्रेंड बनाया। मैंने शाम को मम्मी को बताया, मम्मा मैंने ना फ्रेंड बनाया। तो मम्मी कहती वेरी गुड बच्चा, फ्रेंड्स तो बनाने ही चाहिए। तो ठीक है, सेकंड डे हुआ, बच्चा फिर आया मम्मी के पास, मम्मा आज ना मुझे टीचर ने टॉफ़ी दी, मैंने ना आंसर बहुत अच्छा कर दिया। मम्मी कहती वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट डे बच्चा फिर आया, मम्मा पता है क्या हुआ, आज ना हमने स्मोकिंग ट्राई की मेरे फ्रेंड ने और मैंने। तो ये एक लड़की की कहानी है, हमारा पेशेंट थी, शी वाज अ पेशेंट 7th 8th क्लास की, कि आज मैंने स्मोकिंग ट्राई की मम्मा, मैंने पता है आपको। और उसकी मम्मी ने उसको नेचुरली डांटा और मारा भी। तो अगले दिन से क्या हुआ, वही कहानी है, मम्मी को लगा कि मैंने डांटा और इसको करा तो आई एम राइट एज अ पेरेंट। तो लेकिन बच्चा को ये एनर्जी से आप उसकी ना उसकी बातों को आप ब्लॉक कर रहे हो। तो फिर आगे कहानी क्या हुई, उस लड़की ने एक और फीमेल फ्रेंड बनाई जो स्मोक करती थी। तो फिर उन दोनों ने स्मोक करना इकट्ठे शुरू कर दिया, बिकॉज उसको लगता था स्मोकिंग इज ओके, और उसकी फ्रेंड भी स्मोकिंग करती थी। वो कहती यार थोड़ा बहुत स्मोकिंग तो चलता है, पर मेरी मम्मी नहीं मानती इस बात को, तो हमने मम्मी को बताना बंद कर दिया, हम दोनों स्मोकिंग किए। अब वो दूसरी लड़की स्मोकिंग के साथ हल्की हल्की ड्रिंकिंग भी करती थी। तो अब इस पीयर प्रेशर की वजह से कि मम्मी को तो मैं बता नहीं सकती, और कोई फ्रेंड्स मेरे हैं नहीं, एक स्मोकिंग वाली एक फ्रेंड है, तो चलो अगर वो ड्रिंक कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ। तो दैट्स हाउ द होल स्टोरी स्टार्टेड ओके। ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जिसको हम टिपिकल पीयर प्रेशर कहते हैं, बिल्कुल। कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। मेरे पेरेंट्स तो मुझे जज करते, तो रह कौन गया। तो अगर उस दिन उसकी मम्मी वो एनर्जी ब्लॉक ना करती, वो बातों की वाइब्रेशंस ब्लॉक ना करती, तो उसको कोई और फ्रेंड ढूंढना ना पड़ता। बच्चों को डांटना माँ बाप के थ्रू, इसीलिए बच्चे माँ बाप से बातें छुपाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स जिसके साथ वो कंफर्टेबल है उनके साथ ही वो उतना खोलते हैं, तभी वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पेरेंट्स से डाइवर्ट होके डायरेक्टली चली जाती है फ्रेंड्स के थ्रू। बिल्कुल, इट्स अ वेरी थिन लाइन। पता है और डियर, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, फिर काउंसलर्स आए, फिर पेरेंट्स आए जिन्होंने मारा, उनकी पूरी बातें हमने सुनी, और देखा जाए तो वो तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि एज अ पेरेंट तो यार मैं तो मतलब स्टॉप करूंगा ना इस बात को। पेरेंट्स बाहर चले गए, फिर बच्चा आया, बच्चे ने अपनी पूरी कहानी पर्सनली सुनाई कि मैंने ऐसे स्मोकिंग स्टार्ट की, मम्मी ने मुझे डांटा, मैं दूसरी फ्रेंड से मिली, हम फ्रेंड्स बने। तो अब लड़की भी गलत नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल। किसको बताए बिल्कुल। एंड ऑल दैट, इवन द स्मोकिंग इज रॉन्ग, लेकिन उसने जो किया वो गलत नहीं है। हाँ, तो ठीक है। अब एंड में हम ये निर्णय पे आए कि कोई भी गलत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से बच्चे को, मतलब 100 बात की एक बात यह है कि आप बच्चे को थोड़ा सा फ्रेंड बना के रखें, एंड तब चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। अच्छा सर, थोड़ा चाइल्ड केयर के अंदर ना एक मेरे बाप से बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, अच्छा जब वो रेगुलर चेकअप्स के लिए जाती है, स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो कभी कभी ना कोई ऐसी चीज़ देखी जाती है फीटस के अंदर, कि फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट के अंदर होल है, तो सर वो कैसे उस टाइम पे हम लोग क्योर कर सकते हैं कि जब वो बच्चा पैदा हो तो वो जो चीज़ें हैं वो पहली सारी हील अप हो चुकी हो। ओके, सो इसमें क्या है कि पहली बात तो ये कि हमारी जनता को बहुत लाखों लोग ऐसे हैं जो एंटीनेटल विजिट्स टाइम पे करते ही नहीं हैं। ठीक तो एंटीनेटल विजिट्स मतलब कि अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो हर 3 महीने में स्कैन बहुत ज़रूरी है। 3 स्कैन्स बहुत ज़रूरी हैं, डॉक्टर की विजिट मंथली बहुत ज़रूरी है। बहुत लाखों लोगों को ये पता नहीं होता। ठीक है। क्योंकि पता नहीं होता, तो इसलिए जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या ऐसी कोई बीमारी है, जन्मजात बीमारियां, दिल में छेद, दिमागी प्रॉब्लम, CNS प्रॉब्लम जो होती हैं, वो बहुत एंड में पता चलती हैं। और एंड में पता चलती हैं तो बच्चा कम एक बोझ बन जाता है।
क्योंकि ना वो बोल सकता, अगर दिमाग से बच्चा वंचित है तो उसके मुंह से थूक निकलता रहता है। 1.5 साल की मदर बच्चे को लेके आते हैं, डॉक्टर गर्दन नहीं संभाल रहा, डॉक्टर गर्दन नहीं संभाल रहा। हम पूछे स्कैन कितना कराए, नहीं स्कैन तो नहीं कराया, बस भगवान की देन है, हम तो 9 महीने बाद बेबी हो गया, हम तब कुछ दिक्कत लगी तो हम आपके पास लेकर आए। तो पहली बात तो ये कि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं और आप हर 3 महीने में चेकअप करवाएं। अब दूसरी बात ये, दिल में छेद किया कोई भी ऐसी चीज़ होगी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि दिल में छेद कोई भी प्रॉब्लम है वो स्कैन से पता चल जाती है कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है या सीवियर। ओके, तो सीवियर होगी तो हम ऑलरेडी कुछ और प्लान कर सकते हैं, अगर माइल्ड होगी तो बेबी की डिलीवरी के बाद हम फॉलोअप्स करवा सकते हैं, तो पता तो चले। पर 9 महीने के बाद एकदम से कुछ ऐसा एक बड़ा सा दिल में छेद है तो फिर वो तो प्रॉब्लम होगी। सही बात है। या ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आपसे भी थैंक यू सर, आपने मौका दिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं सर। अच्छा सर, बात करते हैं हम चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस के बारे में। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा भी क्या होता है, जैसे वो पैदा होता है, पैदा होने से ही उसको वैक्सीन्स वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से वैक्सीनेशन का कितना बड़ा रोल है कि वो टाइम पे लगे और सही लगे? बिल्कुल, वैक्सीनेशन का नेचुरली यार, मतलब अगर इतने सालों से 50-100 सालों से स्टडीज़ हो रही है, नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, कोविड का वैक्सीन आ गया, कितने इंट्रानेजल, ओरल, इंजेक्टेबल, कितना कुछ आ रखा है। तो वैक्सीन का अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वैक्सीन लगाने से आगे जो सीवियर इलनेसेस होती हैं उनसे बचाया जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप टाइम पे वैक्सीन लगाएं। और कई बार बहुत सारे पेरेंट्स आके, जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने सुनी है, डॉक्टर खांसी जुकाम था 1 हफ्ते से ना, तो हमने वैक्सीन इसका थोड़ा लेट कर दिया। वो लेट होते होते 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, तो जो वैक्सीन का शेड्यूल था वो पूरा हट के किसी कोई और चीज़ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो बेसिक मतलब सिंपल सा, नंबर 1 वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर आप भूल गए हो, गलती से स्किप हो गया है, कोई बात नहीं, आप जाइए हॉस्पिटल। बहुत महंगे वैक्सीन है आजकल, ये भी बहुत आता है कि डॉक्टर इतने 4000 का वैक्सीन हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, महंगे वैक्सीन नहीं अफोर्ड किए जा सकते। आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कलावती शरण हॉस्पिटल, चाचा नेहरू, हिंदू राव, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। ठीक है। बहुत फ्री वैक्सीन अवेलेबल हैं। बच्चे का बाकायदा आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एंट्री होती है, पूरा एक शेड्यूल बनता है। ठीक है। तो इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस, यू शुड डू इट। मिसकंसेप्शंस क्या देखे जाते हैं पेरेंट्स के अंदर वैक्सीन्स को लेके? मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इंजेक्शन लगा था यहाँ पे, ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा। मिसकंसेप्शंस होते हैं, हमारे गांव में ना 3 बच्चों का ये हो गया, इसलिए हमने टीका ही नहीं लगवाया करके। मिसकंसेप्शंस होते हैं, इसके ताऊजी ने कहा था मत लगवाइयो, तो हम लगवाए नहीं। ये सर, ये मिसकंसेप्शंस, ये मिसकंसेप्शन सही करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो एज अ डॉक्टर, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आप क्या मतलब क्या उनको बताते हो कि ये मिसकंसेप्शन मत रखो दिमाग में? देखो वही बात है, पता है चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वी ओनली कॉम्प्लिकेटेड। एग्जैक्टली। तो चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। एज फार एज पीडियाट्रिशियन आर कंसर्न, काउंसलिंग काउंसलिंग एंड काउंसलिंग। मदर हमसे एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्या चाहती है कि डॉक्टर ने मेरी बात सुनी। मदर आती है, मैं बताऊं, एक बुखार के लिए, डॉक्टर मैंने उसको ये खिलाया, इसने 2 बार वॉमिट की, इसने 1 बार पॉटी की, मैंने ये क्या, बेचारी वो इतनी मेहनत करती है। मतलब मदर तो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं अब रियलाइज करता हूँ कि मेरी मदर ने कितना किया होगा, और आप जब 1 साल के थे और आपको जो पॉटी लगी, तो आपको याद भी नहीं होगा आपकी मदर ने कितनी आपकी हेल्प की होगी। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। तो ये मुझे एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट रियलाइज हुआ कि ये भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो पहली बात तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और दूसरी बात उनको सही दिशा और सही एडवाइस देनी चाहिए कि वैक्सीनेशन सच में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, नहीं पिछले टीके से ना बुखार आ गया था तो मैंने लगवाया नहीं, अरे फीवर इज़ नॉर्मल, फीवर तो आना है, ये तो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है। नहीं उस डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ फीवर नहीं आया था, अरे ऐसे नहीं होता, कभी आ सकता कभी नहीं आ सकता। तो इतने छोटे मिसकंसेप्शंस हैं ये, लेकिन ताऊजी ने कहा था, इसने कहा था, उसने कहा था, हम स्किप कर देते। एक्चुअली ना, बीइंग अ पेरेंट, हम लोग बच्चों का दर्द बहुत ज़्यादा समझते हैं और हम लोग उसको सही करना चाहते हैं। बट जब हम लोग वो वाली चीज़ अपने रिलेटिव से बात करते हैं ना, तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर बंदा होता है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, और हर बंदा अपना अपना ज्ञान भी देता है। बिल्कुल। तो सर, अब वो ज्ञान अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर लेंगे ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे के लिए हमारा वही ठीक है जो हमारा डॉक्टर बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। और पता है डियर, एक और चीज़ ये भी है कि हम आजकल ना, हम बहुत इमोशनल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। बिल्कुल। मतलब फिजिकल पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट अबाउट द मेंटल पिलर, व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल पिलर ऑफ चाइल्ड, व्हाट अबाउट मेडिटेशन, एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट सिटिंग अलोन एंड बीइंग हैप्पी विद योरसेल्फ।
नहीं, अगर खाना खाना तो टीवी तो देखना ही पड़ेगा ना। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बच्चा, माँ थोड़ा भी लगता है तो मम्मी 10 डॉक्टर को दिखाती है, और वहीं से वो इतनी कंफ्यूज होती है। इतने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चा इतना सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ होता है, 5 एंटीबायोटिक वहाँ से, 3 हैवी इंजेक्शंस वहाँ से, 2 गाँव में कूले पे इंजेक्शन लगवाया था, इतना कॉम्प्लिकेट बच्चा होके आता है। तो वही मैं कहूँगा आपको कि एक डॉक्टर को दिखाएं और उसको रिलीजियसली फॉलो करें। आजकल ना वैक्सीन्स बहुत टाइप की हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की हैं, सबका रेट भी है वो भी वेरी करता है। बट जो मेन चीज़ है ना, मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन्स होती हैं दो टाइप की, एक होती है जो पेनलेस होती हैं और एक होती है नॉर्मल। तो इनके अंदर वाकई कोई फ़र्क होता है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है या एक वहम है जो पेरेंट्स के दिमाग में डाला जा रहा है? नहीं नहीं, मैं तो बोलूँगा, मतलब बॉटम लाइन ये है कि फ़र्क तो होता है, नीडल का फ़र्क होता है, हर चीज़ का फ़र्क होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना कि बच्चे को दर्द ही नहीं होगा या बच्चे को बुखार ही नहीं आएगा, तो इवन हल्का पेन और फीवर तो एक बेसिक साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन का, जो ये किसी भी वैक्सीन से देखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उसमें बहुत सब टाइप्स होते हैं, बहुत सारे सब प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंग्लिश मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आते हैं। सिंपल सा है कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट वैक्सीन, वो आप लगाएं बच्चे को। अगर आप वो बहुत महंगा लग रहा है, आप सरकारी हॉस्पिटल से लगाएं, डिस्पेंसरी से लगाएं, वहाँ भी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के फॉलोअप्स हैं। बहुत लोग बहुत आराम से डिस्पेंसरी से लगवाते हैं और वैक्सीन, और बच्चा इज़ परफेक्टली फाइन। नहीं तो जो पेनलेस होता है वो वाकई पेनलेस होता है? मतलब पेनलेस एज इन बस ये है कि बच्चे को फीवर या हल्का पेन हो सकता है, पर डेफिनेटली वो कंपैरेटिवली बेटर होता है। उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमने पढ़े हैं किताबों में, वो बेटर होते हैं देन द वैक्सीन जो नॉर्मल वाला आता है। तो डिफरेंस तो है, मतलब बॉटम लाइन के डिफरेंस तो है। हाँ, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है, नहीं। हाँ, बुखार दर्द होगा ही नहीं, नहीं बुखार आएगा ही नहीं, बुखार आ सकता है। लेकिन जो मेरे को लग रहा है ना, वो फ़र्क ये होता है कि जो पेनलेस होता है और जो नॉर्मल होता है, उनके जो प्राइसिंग के अंदर फ़र्क आता है ना, वो ज़्यादा होता है। डेफिनेटली प्राइसिंग में फ़र्क आता है। जितना आप हैवी ब्रांड, आप ज़ारा, गुची तक जाओगे तो कपड़े तो वही हैं, टी शर्ट तो वही डाली है आपने, गुची की ब्रांड का नाम 10,000 है। की है और पालिका वाली 199 की है, तो फिर कुछ तो फ़र्क होगा। तो फ़र्क तो है यार, डेफिनेटली। रही बात प्राइस की, बिल्कुल सही बात है, प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं डीआरएस के। लेकिन मैं तभी तो बोलता हूँ कि आप गवर्नमेंट जाओ ना, लगवाओ ना। कोई फोर्स थोड़ा ना आपको कि आपको महंगा ही लगवाना है तो करके। गवर्नमेंट के अंदर भी उतनी केयर करी जाती है बिल्कुल करी जाती है, जैसे एक प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर करी जाती है? नहीं, आप गवर्नमेंट जाके देखें एक बार। मतलब नेचुरली देखो, पेशेंट ओवरलोड तो होता है, ठीक है, ये सामान ठीक से ना मिल पाना, ये चीज़ें होती हैं। पर आप भारत की आबादी देखो ना कितनी है। बिल्कुल। आप जाके देखो, डबलिंग ट्रिपलिंग रखे। मैंने कलावती से मैंने अपनी जेआरशिप करी, एसआरशिप करी है, हिंदुरा हॉस्पिटल से मैंने अपनी आगे स्पेशलाइजेशन करी है। तो डबलिंग ट्रिपलिंग, एक बेड पे जगह नहीं होती। तो फिर अगर मैं ये कह दूंगा कि नहीं ये तो एक पे एक ही चलेगा बोल के, तो फिर सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? एक मेरा दोस्त कहता है कि तुम ब्लड देख कैसे लेते हो यार, मेरे को तो चक्कर आया था। मैंने कहा अगर मैं भी ऐसे बोलने लग गया कि मुझे तो चक्कर आया था, तो फिर सेवा कौन करेगा, पेशेंट कौन देखेगा? तो होती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है आजकल। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो कौन सी एज ग्रुप के अंदर होता है, जब उसका माइंड ग्रो करता है, जब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू करता है, वो कौन सी स्टेज होती है? जी, तो 10 से 13 साल वाला टाइम होता है। एडोलेसेंट पीरियड 10 साल से ना चालू हो जाता है। ठीक है। अर्ली, मिडिल और लेट एडोलेसेंट पीरियड होता है 10 से 13 साल, 14 से 16 साल, 17 से 19 साल। ओके। तो सिंपल शब्दों में, जब आपका बच्चा 8th 9th 10th क्लास में घूम रहा होता है ना, तब ऑनलाइन क्लासेस का तो इतना ज़्यादा आजकल बहुत रोल ट्रेंड है। चल रहा है। जी, तो फिर बच्चे को सब पता होता है। मेरे ही कज़न आके बोलते हैं कि चाचू मुझे पता है सेक्स क्या होता है, मुझे पता है क्या होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड को भी पता है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस है। बच्चे एडवांस है या हम एडवांस है पता नहीं। नहीं, हम आप एडवांस नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने एडवांस होते ना तो हम लोग भी अपने माँ बाप से ये वाली बातें कर रहे होते। बट हम लोग आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना, हम लोग एक शर्म झिझकते हैं बात करने के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। बट डियर, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो हम अब ये लोग नहीं झिझक रहे, तो क्या पता शायद ये लोग हमसे और अच्छे से बात कर बात सकें। कर पाए। आजकल आप देखिए यार, नेटफ्लिक्स और इतना सारा है, सब कुछ सब जगह दिखाते हैं, कोई शर्म, कोई छुपा छुपी तो रही नहीं। बिल्कुल। बट चलो, अब उसका नुकसान की तरफ जाने के बजाय फ़ायदे की तरफ जाते हैं कि क्या पता हमारे सिबलिंग्स जो हैं हमसे ज़्यादा ओपनली बात कर सकते हैं। ठीक। क्या पता HIV या कोई भी ऐसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वायरसेस जो फैलते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है, तो क्या पता कि मेरे कज़न्स मुझसे खुल के बात कर सकेंगे, चाचू मेरे को ना ये प्रॉब्लम है करके ऐसे किया, ठीक है क्या? अगर वो भी झिझकता रह गया तो वो बेचारे उसको ढूंढने में कोई क्लोज फ्रेंड 1-2 साल लग जाएंगे और पता लगा कि वो बहुत आगे ना चला गया। मतलब जो एक
अपने जो बंदे आपको बता सकते हैं, जो हेल्प आउट कर सकते हैं, वो आप बाहर नहीं आपको मिलेगी हेल्प वो वाली। मेरे ख्याल से तो बाहर मिल सकती है पर बहुत लेट मिलेगी, और वो जेन्युइन होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो। मतलब मेरा ही कोई एक, मैं अब नाम नहीं लूँगा, किसी फ्रेंड ने मुझे बोला, कोई मुझे कहता है आई थिंक आई एम अ बाइसेक्सुअल, मुझे बोला, और वो 10th क्लास में है, मतलब 10th क्लास में, छोटा था, मरा हुआ सा, ओके। कहता आई थिंक आई एम बाइसेक्सुअल। तो मैंने कहा तूने मम्मी को बताया नहीं है? कहता पागल हूँ मम्मी को बताऊंगा मैं, ऐसे उसने बोला। पर देन लकीली मैंने उसकी एनर्जी को स्टॉप नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हुआ फिर, कोई बात नहीं। फिर महीने बाद फिर आके बोला कि नहीं नहीं मैं तो कुछ गलत से सुना था, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है। पर आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम कि मैंने उसके एनर्जी को ब्लॉक नहीं किया। अगर मैं तब डांटता, अगर मैं उसको ये कहता अच्छा अब मैं तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ, उसको छितर अलग पड़ते, मुझसे जिंदगी में कभी वो शेयर नहीं करता। आप खुद सोचिए, वो आपका भाई, मेरा भाई, किसी का भी भाई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो ढूंढता एक और फ्रेंड जो उसको कंफर्टेबिलिटी देगा कि नहीं यार ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसकी एनर्जी को ब्लॉक नहीं किया। तो यही मैं अपने फ्रेंड्स को भी, अपने जूनियर सीनियर्स को बोलता हूँ कि जो हमसे छोटे हैं और हमसे बड़े हैं, उनकी एनर्जी को ब्लॉक मत ब्लॉक करो। मत कर। आप पहले तो उनसे एक्सेप्टेंस, उनको एक्सेप्टेंस दो कि कोई सुन लो। फिर एक दो दिन बाद, कुछ दिन बाद आप उनको राय दो कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वे, दिस इज द बेटर वे। वो सुनेगा भी और आपकी राय मानेगा। लेकिन गुस्सा इतना आ जाता है हमको, ईगो, अकड़, गुस्सा, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, तो सारी एनर्जी ब्लॉक। सर बच्चों के अंदर ना स्क्रीन टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पेरेंट्स दुखी हैं, और पेरेंट्स कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे इतने ज़िद्दी है ना, रो रो कर कि मेरे को फ़ोन दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहुत ना टैंट्रम्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि स्क्रीन टाइम को अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो आईसाइट के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखो स्क्रीन टाइम डेफिनेटली हम सब लोग ही जानते हैं, पेरेंट्स खुद ही आते हैं, डॉक्टर हमको पता है, आप क्या बता रहे हो, हमें पता है कि स्क्रीन टाइम सही नहीं है। सुनता कहाँ है ये, मानता कहाँ है ये, मार खाने के बाद भी ये स्क्रीन टाइम में रहता है। अब पेरेंट्स को झूठ तो बोलेगा नहीं, ये बात सच है। तो मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बच्चे को डांटने या उसको ऑर्डर करने के बजाय कि तुम मोबाइल पे नहीं बैठोगे, व्हाई डोंट यू प्ले सम गेम, ओके। व्हाई डोंट यू टेक हिम आउट। आप पॉजिटिव अप्रोच रखें, सिंपल सा बात ये है। ठीक है। आप कोई ऐसी गेम्स खेलें, आप कैरम ही खेलो यार, शाम को 1 घंटा आधा घंटा चेस खेल लो आप। मैं अपने फादर का खेलता था, चेस खेलता था। ओके। हम ये कैरम खेलते हैं घर पे। तो वो एक इनडायरेक्ट तरीका है बच्चे आपके का स्क्रीन टाइम को कम करने का। अवॉइड करने का। एग्जैक्ट। और मेरे हिसाब से वो बेस्ट अप्रोच है। ठीक है। डांटना, मारना, गुस्सा करना, या आंखें दिखाना, या ये करना कि मतलब कुछ नहीं करना, बस तुम बैठ जाओ, मोबाइल नहीं खोलोगे या खोलोगे, बच्चा इरिटेट होगा, बच्चा नाराज होगा, क्योंकि वो अपने एडोलेसेंट फेस में है। बिल्कुल। यही इंटरव्यू का ये मेन माध्यम है कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे वाला इंसान गलत नहीं है। सर एडोलेसेंट स्टेज तो चलो एक समझ आती है, बच्चा 10 से ऊपर हो चुका है, 10 ईयर्स से ऊपर हो चुका है। लेकिन ना आजकल बच्चों के अंदर छोटे छोटे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल, आप मानो कि जो जो पेरेंट्स होता है, जो हम लोग भी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे रिलेटिव्स ही काफ़ी हैं ऐसे, कि वो बच्चों को फ़ोन देकर बिठा देते हैं। मदर्स होती है, बच्चा अगर नहीं चुप हो रहा, फ़ोन दे दिया, टैब दे दिया, कुछ भी दे दिया, स्क्रीन दे दी बस उसके सामने, बच्चा कोकोमेलन देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जी, जी। और मदर अंदर जाके किचन में अपना काम कर रही है। तो ये किस हद तक ठीक है? डेफिनेटली इसको ना पॉपकॉर्न मेमोरी कहते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स डिपार्टमेंट के हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, हमें लगता है कि बच्चा मोबाइल में कोकोमेलन या कुछ भी देख रहा है। पर मेरे फ्रेंड ने बताया, हमने बुक्स में पढ़ा कि बच्चा खाली कलर्स को देख के ना अट्रैक्ट हो रहा है। ओके। उसे नहीं पता लड़का कौन है, लड़की कौन है, कार्टून में टॉम कौन है, जेरी कौन है। ठीक है। ही इज ओनली लुकिंग एट द कलर्स एंड ही इज जस्ट लुकिंग कि ये क्या चीज़ है करके। लेकिन धीरे धीरे ऑटिज्म के प्रॉब्लम्स, मेरे हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ के बच्चे इतने हैं कि नाइट शिफ्ट होती है, मैं क्या करूं, डे शिफ्ट हस्बैंड की होती है, टाइम ही नहीं मिलता बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो मैं सिंपल शब्दों में यही कहूँगा, हाँ मुझे पता है मुश्किल है, हाँ मुझे पता है हम सब बिजी हैं, हाँ मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस इतनी होती है कि आप चाहकर भी बच्चे का मोबाइल बंद नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ ऐसी गेम्स या बच्चे को बाहर लेके जाओ, या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई पार्टिसिपेटिंग इवेंट्स करें जहाँ फादर एंड बच्चा या मदर या बच्चा या जो भी फ्री है वो उस पार्टी चीज का हिस्सा बने। चाहे वो ब्लॉग्स को इकट्ठा करना हो, उम्र के हिसाब से। जैसे मेरी नीस है, हम चेस खेलते हैं, हम कैरम खेलते हैं। थोड़ा छोटा बच्चा हो जाएगा, छोटे बच्चों वाला गेम्स, और छोटा बच्चा हो जाएगा जो खाली 1.5 साल का खाली चल सकता है, आप नीचे उसको वॉक कराने ले जाओ, उसका माइंड डाइवर्ट होगा सर, उसका माइंड डाइवर्ट होगा। कहानी कुछ नहीं है, डांट मार के भी काम किया जा सकता है, हल्के से मोहब्बत से माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत है। मोबाइल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आज 2 बच्चे ऐसे ही थे, दोनों पेरेंट्स थे। बच्चा बिना टीवी के तो मानता नहीं है, बिना आईपैड आईफोन के मानता नहीं है। सामने वाली मदर ने क्या किया कि सामने वाली मदर ने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला रही थी,
तो ये वाला बच्चा सामने वाली मदर को देखा तो इसने वो हैबिट कैच करने की कोशिश की। ठीक है। जब ये 5 दिन लगातार किया गया तो 5वें दिन देखा गया कि जो ये वाला बच्चा था उसे सामने देखा वो मदर खिला रही है, तब वो अपनी माँ के हाथ से खाना खाना शुरू किया। एक दूसरे को देखा देखी हाँ। बेसिकली वो चीज़ें चालू। ठीक है सर। सर अच्छा, एक एंग्जाइटी बच्चों में बहुत देखी जा रही है, और डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी, कि मेरा वो फ्रेंड नहीं बना, या गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रिजर्व नेचर होता है कि नहीं किसी का, तो वो कहते हैं कि नहीं ये मेरी फ्रेंड है, इसने उससे बात कर ली, क्योंकि है तो सारा देखो बच्चों वाला दिमाग ही है, तो हम लोग इससे बच्चों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखो ये ना एक फेज़ होता है। पहली बात, बच्चों को हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ये एक फेज़ है। ठीक है। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि एक बच्चा रियलाइज़ कब करता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये एक फेज़ के बाद आता है जब बच्चे को रियलाइज़ होता है कि ऑल आर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये नहीं बना तो वो बन जाएगा। ठीक है। पर ये एडोलेसेंट 10 साल के ऊपर जाके होता है। तो डेफिनेटली नंबर 1 के एक तो आप अपने पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना माँ बच्चे को लाइट फील कराएंगे, कोई बात नहीं, फ्रेंडली बना और बन जाएंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन ही इवेंचुअली ही विल ग्रो अप, अडेप्ट करेगा। लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर के मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना, 10th क्लास वाले, 8th क्लास वाले, 11th क्लास वाले, जिनको समझ आएगी व्हाट इज मेडिटेशन एंड ऑल दैट, तो पेरेंट्स साथ बैठना, सूर्य नमस्कार करना, अपने आप को अपनी एनर्जी को यहाँ फोकस करना, 2 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस हैं ब्रो मेडिटेशन के। मेडिटेशन खाली ये नहीं कि ऐसे करके बैठ जाना। मेडिटेशन बस ये है कि जो अब ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हुआ है, मुझे सुबह किसी ने तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा, मेरा ब्रेकअप हो गया, बहुत हर्ट हुआ, तो तारीफ और हर्ट को अवॉइड करने के लिए बच्चे को, मतलब 10th क्लास ऑनवर्ड्स बहुत सारी क्लासेस हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम फिजिकल और एजुकेशनल पिलर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है मेंटल पिलर और स्पिरिचुअल पिलर बिल्कुल जीरो है। पेरेंट्स का तो बिल्कुल जीरो है, और पेरेंट्स की वजह से बच्चों का बहुत ही ज्यादा डाउन है। उनको लगता है सारा इफेक्ट बच्चों का जो पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, सारा पेरेंट्स से पड़ रहा है। सारा पेरेंट्स से पड़ रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे एज इट इज वही कॉपी कर रहे हैं। हम बाहर का खा रहे हैं तो बच्चा बाहर का खा रहा है। हमें लगता है कि रात को लेट सोना नॉर्मल है, तो बच्चे को लगता है रात को लेट सोना नॉर्मल है। मेरे पापा ने तो आज तक मेडिटेट किया नहीं, तो मैं क्यों करूँ? तो ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन आप गूगल करें, आप एंशिएंट टाइम्स में जाएं, 1 मिनट के लिए यार, 3 मिनट के लिए आप मेडिटेट करें। करते कैसे क्या होता है, यूट्यूब पे इतने हज़ारों हिंदी इंग्लिश वीडियोस हैं। मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि जब बड़ा इंसान, वो बच्चे भी तो हम ही तो हैं, हम भी तो बड़े ही हो रहे हैं, तो हमें अकेलापन लगता है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तब भी मैं खुश नहीं हूँ, उसने तारीफ की, मज़ा आ गया, उसने किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया, मुझे 1 हफ्ता में सोचता रह गया। इतने कॉमन मेरे फ्रेंड्स को इश्यूज होते हैं, एक टाइम मेरे को भी थे। तो मेडिटेशन या अपने आप के बारे में सोचना और अकेलेपन से खुश रहना, बेसिकली ये डिपार्टमेंट भी हमको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट स्लीपिंग? नींद कितनी ज़रूरी है छोटे बच्चों की? मैं बड़ों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ों का तो वैसे भी वो अपने हिसाब से ज़्यादातर करते हैं, बट जितने छोटे बच्चे हैं ना, वो बड़े बच्चों को देखकर, अपने मदर फादर को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि अगर वो नहीं सोए ना अभी तक, तो मुझे भी क्या है, मैं भी आराम से सो जाऊँगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं 4 से 7 साल के बीच में। ठीक है, तो 4 से 7 साल के बीच में यस ऐसे इश्यूज होते हैं। ये बात तो सच्ची है कि पेरेंट्स से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ जी। अगर हम रोज रात को मूवी देख के सोते हैं 11-12 बजे, तो बच्चे को लगता है कि तो नॉर्मल है 11-12 बजे सोना, और सुबह जो 8-9 बजे हम उठते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं उठ तो गया, मैं सोया तो, बट आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक, मम्मी और सोने दो ना मेरे को। तो ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं एज अ फादर एंड द चाइल्ड कि आपको कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा। तो हम छोटे बच्चों को, आप न्यूबॉर्न बेबी से ही ना हम शुरू कर देते कहानी कि सुबह जब 9 बज जाए, 8 बज जाए, हम लाइटें खोल देते थे, और हम बेबी को बोलते थे, बेबी देखो सुबह हो गई, और शाम को 8:30 9 o'clock आप लाइट बिल्कुल डिम कर दो, और बार बार बेबी को बोलो, बेबी देखो अब तो रात हो गई। तो न्यूबॉर्न से लेके फिर 3-4 साल के बच्चे से लेके 7-8 साल के बच्चे को बेसिकली हमें एक साइकिल बनानी है कि हमारे घर हर कोई रात को टाइम पे सोता है। लेकिन अगेन आई वुड से पेरेंट्स से ये कहानी शुरू होगी, हम बच्चों पे इतना जोर डाल देते हैं, इतना फोर्स कर देते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता, देखो वो कितना आगे जा रहा है एंड ऑल दैट। आप कुछ 7:30 खाना खाएं भगवान के लिए, 8:30 9 o'clock राउंड लगा के नीचे आप 9 बजे बेड की तरफ आएं, आप सोइए नहीं, आप अपनी लाइट्स तो डिम कर दीजिए। आप 5 दिन करो यार, 6ठे दिन बच्चे को भी लगेगा कि हमारे घर, अब मेरा खुद का बेटा 1 साल 2 महीने का है, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलने जाना होता है, फिर जिम जाना होता है, तो मेरा एक साइकिल है। तो हमारे घर 10:05 पे तो अंधेरे हो जाते हैं बिल्कुल,
मतलब उसको पता है, वो रोए जो मर्जी करे, वाइफ को भी पता है कि उसको सोना, शी इज ऑल्सो डॉक्टर, ओके। तो मुझे भी उठना है, उसको भी उठना है। हाँ। तो देवर्ष हमारे बेटे को पता है कि अब तो रात हो गई, वो रोए, वो चिल्लाए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है। 2 दिन 4 दिन ब्रो, 10 दिन, लेकिन 11वें दिन चाहे वो शाम को 6 बजे सो के उठाओ, लेकिन 10 बजे उसको पता है कि अब ठीक है, तो सोना ही, ये रात हो गई। तो ये एक हैबिट है कि रात हो गई, एंग्जाइटी चला गया, इससे स्ट्रेस चला गया, साइकिल, प्राणायाम, मॉर्निंग टाइम्स जो बेस्ट टाइम्स होते हैं, मतलब हजारों फायदे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो ठीक है। अच्छा सर, ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। चॉकलेट्स के ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, टॉफ़ीज़ के ऊपर, एंड स्पेशली जब वो कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो आकर क्या बोलते हैं, अरे मेरा बेटा अच्छा चॉकलेट खाएगा, टॉफ़ी खाएगा, ऐसे। उस टाइम पे पेरेंट्स मना नहीं कर पाते, चाहे वो घर पे कितना ही मना कर लें। अच्छा, बच्चे इतने ज़्यादा उस चीज़ के लिए एडिक्ट हो चुके हैं टॉफ़ीज़ वगैरह को लेकर, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ियों का तो इंसुलिन भी ऊपर नीचे जा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप क्या सोचते हो? सो बेसिकली मतलब कहानी ये है कि हम पेरेंट्स को कहते हैं आप बच्चे को ना 30 to 45 मिनट्स आउटडोर एक्टिविटी कराओ। ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं, अब हम सब कुछ बंद तो नहीं कर सकते, पॉल्यूशन बाहर दिल्ली से भगा तो नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं, बुक्स में भी लिखा है कि 30 to 45 मिनट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। नहीं डॉक्टर घर पे खेल लेता है, डॉक्टर छत पे खेल लेता है, अपनी बहन के साथ खेलता रहता है, डॉक्टर खुश रहता है ये। तो बाहर का आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। तो चाहे वो स्केटिंग हो, बैडमिंटन हो, जो मर्जी हो, तो ये तो है पहला रेमेडी। मतलब बुक्स में लिखा है 99% इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दवाइयों पे, इंसुलिन पे जाने का जरूरत नहीं, 99% इज ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो बस सिंपल सा, अगर कोई इंटरव्यू देख रहा है तो 30 to 45 मिनट शाम को आप बच्चे को कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दो। लड़की है तो भरतनाट्यम में डांस क्लास ज्वाइन करवा दो, लड़का है तो आप कोई बैडमिंटन या कोई आउटडोर एक्टिविटी ज्वाइन करवा दो। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है, देखो वही बात है, अब हमारे घर भी चीजें होती हैं, हमारे घर भी चिप्स कुरकुरे हैं, सब कुछ है, मैं आपको झूठ के बोलूँ कि कुछ नहीं है हमारे घर, हमारे घर सब कुछ आता है, लेकिन मैं खाता हूँ मखाने। तो अगर मैं मखाने खाऊंगा तो मेरा बच्चा मखाने ही खाएगा। ठीक है। मैं खाऊंगा पिज्ज़ा तो वो पिज्ज़ा खाएगा। तो हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों को, पनीर हो गया या मखाने हो गए, जो प्रोटीन भी है, जो फैट है थोड़ा कम, और बेटर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा। तो वो मैं एज अ फैमिली कह सकता हूँ। मैं मतलब लोग कहेंगे कहना बहुत आसान है डॉक्टर, आप कह दो चिप्स बंद कर दो, कुरकुरे बंद कर दो, वो तो मदर को भी पता है कि बंद कर दो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बंद मत करो, चालू रखो, चिप्स रखो, पर आप पनीर भी रखो, थोड़े से मखाने भी रखो, थोड़ा सा प्रोटीनिशियस चीज भी रखो। ठीक है। तीन तो रखो, कंबाइन करके अगर आप खिलाओ तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ, तो बूंद से सागर बनता है कहता है, आप बूंद तो बनाओ पहले। नहीं मानता, नहीं है, नहीं बहुत मार भी खाते तब भी नहीं मानता। बिल्कुल मैं मानता हूँ, नहीं मानता। आप 4 चीज रखिए, आप पहले 2 अच्छी रखो, 2 खराब रखो, फिर एक बार 3 अच्छी रखो, फिर 1 खराब रखो। आप देखो बच्चा चेंज होगा। डांटो नहीं, उल्टा मत बोलो उसको, ऑर्डर्स मत दो उसको कि ये तुम नहीं खाओगे आज से, आपसे 10 गुना ज्यादा अकड़ होगी आपके बच्चे में। देखा जाए तो बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसका फेवरेट है यार ये, मतलब टेम्पर टेंट्रम्स एंड ऑल दैट। तो आप ये प्रोसेस ज्वाइन करें, आप देखिए बच्चा चेंज होगा। सर मैं थोड़ा सा ना टॉपिक से बाहर जाके बात करूंगा एक आपसे। कुरकुरे मेंशन कर रहे थे आप, कुरकुरे में वाकई प्लास्टिक है या नहीं है? मैंने कुरकुरे बनाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है मुझे पता नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आजकल ना मदर्स फीड और जो फॉर्मूला मिल्क होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है ज़्यादा? हम लोग कब ले सकते हैं ज़्यादा फॉर्मुलेटेड जो मिल्क होता है, बच्चे को कौन सी एज से दिया जा सकता है? सो बेसिकली मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, वो हम सब जानते हैं। ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाता है, कैंसर के चांसेस कम होते हैं, मदर को हैवीनेस फील कम होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। जो गांव की औरतें होती हैं तो वो 2-2 ढाई साल तक बच्चा जो है माँ की छाती से दूध पीता है, और वो गर्मी में धूप में खेलने के लिए जाता है, फिर आधे घंटे बाद फिर आता है, फिर माँ की छाती से दूध पी के फिर वो खेलता है और सोता है। ठीक तो दिस वाज दी हैबिट, ये हैबिट थी गांव में। लेकिन अब हाई प्रोफाइल और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की वजह से ये चीज़ें हो गई बंद, कि मेरे को जॉब जाना है, फिगर खराब ना हो जाए। तो सिंपल लॉजिक क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और 2 साल तक अपना दूध पिलाएंगी आप, फिर 6 महीने के बाद अपने दूध के अलावा आप बाकी चीजें भी स्टार्ट कर सकती हैं। ओके। जैसे दलिया हो गया, या खिचड़ी हो गया, या कस्टर्ड हो गया, स्मैश्ड किए हुए सेमी सॉलिड। एप्पल्स का जूस भी दे सकते हैं, एप्पल्स का प्यूरी हो गया, यस, दलिया हो गया, कोई भी एक एक चीज सीजनल जो फ्रूट हैं उसे आप क्रश करके एक सेमी सॉलिड फॉर्म में बना के आप दीजिए। अपना दूध को चालू रखिए और अपने दूध के सहित बच्चे को ये चीजें दीजिए। रही बात पाउडर वाले दूध की या कोई भी ऐसे ब्रांड वाले दूध की,
उसका अगर मदर को कोई इलनेस है, मतलब बुक्स में लिखा है जो हम कहते हैं सबको कि अगर मदर कोई एंटी कैंसर ड्रग्स पे है, कीमोथेरेपी पे है, रेडियोथेरेपी पे है, तो उस कारण मतलब चलो भगवान न करे एक्सपायर हो गई, तो उस कारणवश आप बच्चे को जो है नेचुरल या माँ का दूध नहीं दे सकते, तो अगर आप हो सके तो आप टोन्ड मिल्क दीजिए, जो ठीक है। टोन्ड अनडाइल्यूटेड ब्लू पैकेट कलर का जो आता है पैकेट टोन्ड, वाला। जी, जो नॉर्मल टोन्ड मिल्क जो हम कहते हैं, ठीक है। अनडाइल्यूटेड ठीक है। गर्म किया हुआ दूध आप दीजिए। पाउडर वाला डब्बा जो हम कह रहे हैं वो 720-780 रुपए का आता है, सबसे महंगे वाला 850 रुपए का आता है। ठीक है। आप खुद सोचिए, भारत की आबादी के हिसाब से 850 रुपए का डब्बा 3 से 4 दिन चलता है। अगर 850 को मैं 30 डेज से कर दूँ तो कम से कम 32 से 35 हजार रुपए पर मंथ मतलब हमको स्पेंड करने होंगे। और इंडिया में मतलब हमारे हॉस्पिटल में ऐसा है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कपड़ा भी ला सके बच्चे को ढकने का। ठीक है। सच सोसाइटी पीपल वी हैव कि वो कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, कपड़ा आप ही दे दो। नर्स परेशान हो जाती है हमारी कि कितने दूर में है करके, वो कपड़ा ही नहीं लाया फादर। मतलब इस जो कपड़ा नहीं लाया फादर, उसको आप बोलोगे तुम 32,000 रुपए पर मंथ जो है खाली दूध पे खर्च करो, डायपर अलग, बाकी चीजें अलग, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जी आप आ जाओ दूसरे वाले डब्बे पे। मदर्स फीड इज द बेस्ट मिल्क, इफ यू डोंट हैव इट, टोन्ड मिल्क इज अ गुड अल्टरनेटिव। ओके। ठीक है। सर एक चीज़ आप मुझे बताइए, बच्चे ना डाइपर्स वगैरह जब डालते हैं तो रैशेस हो जाते हैं काफ़ी, तो आपके हिसाब से किस टाइम पे उनको डाइपर्स वगैरह डाल के रखना चाहिए? क्योंकि क्या है, मदर्स को इतना ज़्यादा वो उनकी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, फादर्स की रहती है, सब अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको ये होता है कि एक बार डाइपर डाल दिया बच्चे को, ठीक है जी 8 घंटे आराम से निकल जाएंगे या 6 घंटे आराम से निकल जाएंगे, तो वो बच्चे के लिए कितना हार्मफुल है? तो हम सब जानते हैं कि डाइपर से डाइपर रैश, डाइपर डर्मेटाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं। बच्चा सूसू करता है तो डाइपर का एरिया पूरा गीला गीला होता है, तो पॉटी वाला पूरा एरिया गीला मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। जिससे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो मेरी मम्मी भी कहते थे और हमारे सब एंसेस्टर्स भी कहते हैं बच्चे को लंगोट पहनाओ, गर्मी में है आप सूखे 8, 10, 15 लंगोट रखो, बच्चा सूसू करे लंगोट में करे, आप तभी की तभी लंगोट चेंज कर दो। ठीक है। अगर बच्चे को बहुत ही कोई सीवियर इलनेस है, बच्चे को क्रॉनिक डायरिया है, बच्चे को कम से कम 20 से 25 बार पॉटी लग रही है, तो एक्सेप्शंस डेफिनेटली हैं, लेकिन 90% केसेस आप अगर हो सके तो लंगोट रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये आता है डियर के टॉयलेट ट्रेनिंग। 1.5 साल का बच्चा ना 15 महीने का बच्चा बता सकता है कि मेरे को सूसू आ रहा है या मेरे को सूसू आ रहा है या आने वाला है। ठीक है। और 18 महीने का बच्चा खुद सूसू जाने की कैपेबिलिटी रखना शुरू कर देता है। तो बुक्स में बड़ा बड़ा लिखा, तभी मैं कहता हूँ कि आप विजिट्स करो, आप जाओ रेगुलर पीडियाट्रिशियन के पास, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट जाओ, बताएगा आपको वो। तो 15 महीने का बच्चा जो है उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे सूसू आ रहा है। ठीक है। तो अगर 15 महीने के बच्चे को आपने टॉयलेट ट्रेनिंग सिखा दी तो आपका डायपर के सारे पैसे बच गए, फिर आपको यू नो लॉन्गर हैव टू पुट डायपर। तो अच्छी बात है ये। तो आप गर्मियों में और नॉर्मल टाइम में लंगोट रखें, और अगर बच्चा 1.5 साल का हो रहा है आप टॉयलेट ट्रेनिंग टाइम पे चालू कर दें, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब ना बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, प्यूबर्टी स्टेज। जो एज अ पेरेंट को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए अपने बच्चों के साथ खुलने में, और उनको ये बताने में कि बेटा इस स्टेज के अंदर तेरी प्यूबर्टी स्टेज है, जो पर्टिकुलर जो भी स्टेज है। अच्छा, और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर वो कैसे बच्चों को अवेयर कर सकते हैं? सो बेसिकली जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं, 9th, 10th, 11th, जो मिड एडोलेसेंट पीरियड होता है, तो इनको हम तो क्या ही सिखाएंगे, इनको पहले सब कुछ सिखाया सही होता बात है, है। बिकॉज द इंटरनेट इज़ ओपन, द पोर्टल इज़ ओपन, फ्रेंड्स सबको पता होता है। हमने भी कहीं ना कहीं दूसरों को देख देख के सीखा है, जब हमारे टाइम पे ऐसे होता था। अब पेरेंट्स से जाकर तो आप नहीं बोल सकते ये क्या होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो आजकल तो नेटफ्लिक्स और ये सब ज़मानों की वजह से तो सबको तो सब कुछ ही पता है, पहली बात तो ये है। तो मैं तो यही बोलूँगा इस पॉइंट पे कि आप अपने एज अ चाइल्ड एंड एज अ पेरेंट आप थोड़ा सा ओपन रिलेशनशिप बना के रखें। ओपन एज एन एटलीस्ट आप कॉर्डियल रहें, या एटलीस्ट आप एक इतना कंफर्ट रखें कि एक सन जो अपने फादर से बात कर सकता है और बच्चे की एनर्जी को ब्लॉक ना करें। मतलब कुछ ऐसा ना करें कि बच्चे को कोई और दोस्त ढूंढना पड़े ये चीज़ डिस्कस करने के लिए। ठीक है। और इवन अगर वो दोस्त ढूंढता भी है तो एक दिन तो आपको पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो पता लगेगा। आप तब बच्चे को मारे ना एटलीस्ट, ठीक है। तब बच्चा ना एकदम विश्वास नहीं करता। तो कोई इशू होगा, जब पता रेडिक्यूल होगा, पता लगेगा, तो एटलीस्ट पेरेंट्स को इतना डांटते हैं, इतना हताश करते हैं कि बच्चा बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मतलब 100 बात की एक बात ये है कि आप बच्चे से ऐसा एक रिलेशनशिप बना के रखें जब बच्चा बता सके
कि मुझे सेक्स करने का मन कर रहा है, या मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो ये मेरी मदर ऐसे आंखें दिखा देती है तो बच्चा तो सब कुछ भूल जाता है। सही बात। तो वो ना करे, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, उसका यही सॉल्यूशन है। ठीक है। क्योंकि हमने भी सीखा है, सबने सीखा है, जिज्ञासा इतनी हैवी चीज़ है। 10th क्लास की लड़कियों के इतने बॉयफ्रेंड्स हैं आजकल, मैं क्या ही बताऊँ, मैं सुनता हूँ मेरे बिल्कुल, पेशेंट्स, कजन्स, आज मैं इसको डेट कर रही हूँ, उस लड़के का क्या हुआ, मैं पूछा, कहती कि उससे ब्रेकअप हो गया। आजकल बच्चे मतलब, बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। मैं कसम खा सच बताऊँ आपको, मतलब मैं क्या क्या स्टोरीज बताऊँ आपको, लेकिन मैं जो सुन के मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ कि यार पता है क्या हुआ, मतलब मैंने कहा हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था ऐसा। सही बात। और मैंने कहा उसकी मम्मी को पता चल जाए कि हाँ। ये सब है, हाँ। तो मम्मी तो उसको जान से मार देगी। हाँ। और मम्मी को पता चलता है कि मेरे को पता है तो मैं भी गया। तो इतना, मतलब आप समझिए ब्रो, इट्स सच अ थिन लाइन। आप छोटों का विश्वासघात भी नहीं कर सकते, उनका विश्वास तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन मैंने विश्वास तोड़ा उसका, शी विल टेल टू समवन एल्स। एग्जैक्टली। तो वो अब वो हमारे लिए फिर पंगा हो जाएगा। सर गर्ल्स के अंदर ना, मैं आपको बताता हूँ, सुनने में बहुत ज़्यादा आता है कि अर्ली स्टेज में पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? खाने पीना उनका ठीक नहीं है, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, या क्या वो चीज़ है जो ये सारी चीज़ों को लीड आउट करती है? जो हमारा आजकल हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल खाने पीने का हो रखा है ना, तो जो लोग फॉरेन के होते हैं, या जो लोग बहुत ऐसा आउटसाइड फूड बहुत खाते हैं, तो स्टडीज़ ऐसी देखी गई हैं कि उनको पीरियड्स और उनको ये जल्दी सारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो खाने में जो फॉरेन में भी ऑल्सो इट्स अ वेरी हैबिट के अर्ली आ जाता है। तो ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अगर कोई चीज़, अगर कोई 15 की एज में अगर कोई चीज़ आनी चाहिए, अगर वो 13 या 12 में आ जाए तो भी नॉर्मल है। रेंज होती है, 8 से 13 साल लड़कियों का प्यूबर्टी का रेंज होता ठीक है, है। 9 से 14 साल लड़कों का प्यूबर्टी का रेंज होता है। एकदम से पीनिस ग्रो नहीं करता या ब्रेस्ट ग्रो नहीं करती, टेक्स टाइम। ठीक तो है। 8 से 13 साल वो एक रेंज है, और 9 से 14 साल रेंज फॉर बॉयज। तो इट्स अ नॉर्मल रेंज फॉर प्यूबर्टी फॉर बॉयज। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन आता है, किसी को समय से पहले प्यूबर्टी आ गई या किसी को डिलेड प्यूबर्टी आई, तो इसमें क्या करना है? हेरिडिटी भी होती है? पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, ठीक है। पैथोलॉजिकल सबसे एंड में आते हैं कॉजेस, ओके। कि बच्चे को कोई शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइट भी छोटी है, फैमिली का भी हिस्ट्री था, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चौथे और 5वें नंबर पे आता है। इतनी किताबें हमने पढ़ी हैं, तो पहली बात तो ये 99% नॉर्मल है। ठीक है। दूसरा परसेंट ये कि ये कभी कभी रेंज भी मार सकता है डिलेड या समय से पहले। ओके। तीसरा पॉइंट है कि भाई कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कोई सिंड्रोम्स वगैरह ऐसा कुछ, तो मतलब आप इसको नजरअंदाज करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप गायनी को दिखा ले बस। लड़की लड़कों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इमोशनली बहुत टूट जाते हैं, हाँ, इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि किसी से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत छोटी एज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मतलब आप लगा लीजिए कोई बच्चा 10th में है, 12th में, 11th में है, क्योंकि इसी एज ग्रुप के आसपास ना ये सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, एक एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ये कैसे बता सकते हैं कि बेटा आगे लाइफ के अंदर बुली भी बहुत बार करा जाओगे आप लोग, या कोई अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको बुली कर सकता है, और एक बॉडी शेम एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो उन सब चीज़ों से हम लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं? देखो, आप अगर आप और मैं एक रास्ते पे चल रहे हैं, सामने पत्थर आ जाए, ठीक है, मैं आपको बोलूँ मत चल आगे, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, 10 में से 9 बार आप मेरी बात नहीं मानोगे। आप लोग अरे नहीं यार हो जाएगा, मैं छलांग मार लूँगा, साइड से ले लूँगा, ऐसे कर लूँगा। पर आप जब गिरोगे ना, तब आपको लगेगा हाँ यार चोट तो लगी है। और अगली बार जब मैं बोलूँगा ना पत्थर आ रहा है देख लियो, तब आप सुनोगे मेरी। तो हम सब धक्का खा के, चोट खा के जीवन में सीखे हैं, सीखते हैं। और आपने भी वैसे सीखा है, मैंने भी वैसे सीखा है। मैं तो यही कहूँगा कि हम एज पेरेंट्स बच्चों को गाइड तो करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बच्चे इतनी सुनते नहीं है हमारी। ठीक है। उनको लगता है आपको नहीं पता, मुझे पता है सारा, मुझे पता है व्हेन टू बी केयरफुल, कितना लिमिट होता है। तो पहली बात तो यही, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी हद पे कोई ना कोई गलती तो करेगा ही करेगा। ठीक है। हमने भी की थी और आगे वाली जनरेशन भी करेगी। ठीक है। लेकिन जब वो गलती करेगा तो एज अ बैकग्राउंड पिलर यू शुड बी देयर टू सपोर्ट देम। ओके। पहला स्टेप तो ये है। ठीक है। फिर जब वो सेकंड गलती करेगा, और तो आप जब एडवाइस तब देंगे, आपकी एडवाइस सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। ओके। तो ये एक कड़ी है जो सबको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही सीखे हैं। 100 लोग 100 एडवाइस देते हैं, हम तो ना 100 की 100 मानते हैं। जिसपे जब हमें चुभता है, जब लगता है, कहते हैं जब जो कांटा आपके जूते में चुभेगा ना, आपको पता लगे कैसे चुभ रहा है वो। सही बात। तो वंस यू रियलाइज देन यू रियलाइज के अरे दिस इज रॉन्ग। तो मुझे लगता है ये पूरी साइकिल है, बट एज अ पेरेंट हमें बैकग्राउंड पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
वहाँ मारना, बच्चे को डांटना, अलग कर देना, उसे रेडिक्यूल करना, उससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कराना, क्योंकि लाखों लाखों सेगमेंट्स तो यही हैं। कर कैसे दिया इसने, बोल कैसे दिया, ये हरकत कर कैसे दी, ठीक है। माँ बाप का नाम खराब हो गया, ये हो गया, तो बच्चा तो उसी में शर्म के मारे मर जाता है। तो मैं चाहता हूँ वो हम बैकग्राउंड पिलर बन के रहें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। या ठीक है सर, आजकल ना बच्चों के टैंट्रम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, जो पंजाबी माँ बाप होते हैं ना, वो तेरे तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते, है ना, तेरा कोई ना कोई तेरे साथ दिक्कत ही रहती है। लेकिन बच्चा अगर, जैसे आज मैं बच्चा हूँ, अगर मेरे को वाकई कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं टैंट्रम्स अगर दिखाता भी हूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को अपने पेरेंट्स की अटेंशन मिले। तो इस चीज़ को एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप कैसे बता सकते हो? तो पहली बात तो ये कि ये बात सच है, जो आपने हर लाइन बोली है बिल्कुल सच है। बच्चा हाँ। चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। हमारा छोटा बेबी 1.5 साल का भी कोई चीज़ ना दो तो वो बहुत जोर के रोने लगता है, हाँ। और उसको पता है कि मतलब फिर मुझे मिल जाएगा और मैं रोना बंद कर दूंगा। मतलब 1 साल से लेके बच्चे को पूरा आइडिया हो जाता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 2 ही पॉइंट है इसके। नंबर 1, 5 साल तक ये नॉर्मल है। ये सब चीज़ें, जिद्दी हो जाना, बात मनवाना, मिट्टी खाना, बात नहीं मानना, मार खाने के बाद भी अपनी चीज़ करनी, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नोन एज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, जो 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एज अ पेरेंट अगर आप सुन रहे हैं तो 5 साल तक तो आप थोड़ा वेट करो, ठीक हो जाएगा ठीक। ठीक है। 50 डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। 5 साल के बाद बच्चा सही और गलत की समझ करना शुरू कर देता है, ठीक है। कि ऐसे ना बोल के प्यार से बोलूँगा तो मम्मी मेरी मान जाएगी। तो वो 5 साल के बाद आता है। पहला पॉइंट तो ये आपको आपके नॉलेज में पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, वो कहते हैं ना, योर आईज कांट सी व्हाट योर ब्रेन डजंट नो। Exactly. आपकी आंखें वो नहीं देख सकती जो आपके दिमाग को पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो एज ए पेरेंट पहले दिमाग को पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब देखोगे बच्चा ऐसे कर रहा है तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, 5 साल तक चलता है प्लस माइनस। पहली बात तो ये। ठीक है। अगर आपका बच्चा 5 साल का नहीं है, 7 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, तो उसमें पॉइंट्स आते हैं। आप बच्चे की जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, लड़कियों में हीमोग्लोबिन का कमी देखा जाता है, कैल्शियम, विटामिन डी, पेट में कीड़े मारने वाली दवा जो बहुत ज़रूरी है। ठीक बच्चा कुछ भी हाथ धोना उसको इतने अच्छे से नहीं आता, कुछ भी पकड़े खा लिया, खिला दिया एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें 5 साल तक ये नॉर्मल है। अगर 5 साल के बाद भी अगर ये होता है तो मेक श्योर आपने बच्चे का रिसेंटली हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और विटामिन डी चेक करवाया हो, और या फिर पेट में कीड़े मारने वाली दवा दी। ठीक है। सर, जैसे जिन पेरेंट्स के 2-2 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ना लड़ाइयाँ बहुत होती है बच्चों के अंदर, जिस चक्कर के अंदर ना जो छोटा वाला बच्चा होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा पेरेंट्स अटेंशन देते हैं उसे। जिस चक्कर के अंदर जो बड़ा वाला बच्चा होता है ना, वो कहीं ना कहीं लैक आउट करता है। उसको ये लगता है कि नहीं यार, मेरे को उतना प्यार नहीं दिया जा रहा, जब से ये छोटा बच्चा हुआ है ना, इसकी तरफ ही हर बंदा जा रहा है। तो उस बच्चे को, जो बड़ा बच्चा है, उसको हम लोग कैसे मतलब एक सही पाथ दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तेरे लिए? हम यूजुअली पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप ऐसी कोई गेम्स या ऐसी कोई सिनेरियो क्रिएट करें जहाँ बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को, या छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कुछ खिला रहा है, कुछ पिला रहा है, या ड्रेस पहना रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है। ठीक है। और नेचुरली एज पेरेंट आप किसी बच्चे को इन्फीरियर या सुपीरियर ना वो करें। ठीक है। कंपटीशन पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्रिएट करते हैं। देखो उसने कितना अच्छा डांस किया, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, सही ऐसा। बात है, सही। आप ये छोड़ो, छोटे बच्चे कह रहे हो आप, मैं मेरी नीस में इतना फर्क है, तो अगर मैं अब कुछ बहुत अच्छा करता हूँ तो इवन माय नीज इज सो स्मॉल बट स्टिल शी फील्स कि ऐसे क्यों बोला ये, मतलब ये कंपैरिजन कहाँ से होगा। वो कहती मम्मा कंपेयर क्यों कर रहे हो आप, कि मैं अपनी जगह हूँ, वो अपनी जगह है, हाउ कैन यू कंपेयर। ये बात बिल्कुल सच है। तो कंपेयर ना करें, पर हम ना ऐसी गेम्स, इंटरेक्टिव गेम्स कर देते हैं कि उनकी राइवलरी खत्म हो जाती है और वो गेम में कंफ्यूज या बिजी हो जाते हैं और बच्चा अपने आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बनने लगते हैं बेसिकली। ठीक है। तो यही एक बेसिक वो है, इससे हो जाता है सब कुछ ठीक। सर, एक चीज़ बताओ, आजकल ना HMPV वायरस चाइना से जो आउटब्रेक आया हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, काफ़ी जगह केसेस भी इसके देखे जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? क्योंकि ये जो सुनने में आ रहा है ना, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें ये पॉइंट है, जैसे कोविड आया था तो हम सब कहते थे, मुझे याद है कि मेरी 12-12 घंटे ड्यूटीज लगती थी, क्योंकि डॉक्टर्स वर द फ्रंट वॉरियर्स देयर। एग्जैक्टली। तो हम यही कहते थे, और आज भी मैं यही कहूँगा कि डेंजर साइंस को एलिसिट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मतलब डॉक्टर के पास कब जाना है, नंबर 1 पल्स ऑक्सीमीटर हम हमेशा अपने पास रखें। ठीक है। हमारे
हमारे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, रिमेंबर कोविड टाइम पे भी ये है, ये वायरल इलनेस ही खांसी जुकाम से ही चालू होगी ठीक है। और किसी भी हद तक जा सकती है। इसका वो कोविड वाले केस से तो कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, इससे कोई वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है सब ये वायरसेस ही जो है। किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। पर हम एज अ पेरेंट हम घर पे क्या एहतियात बरत सकते हैं? नंबर 1, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सस्ता आता है, आप लो उसको, वो ऐसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। उस पर आपका सैचुरेशन जो 96 से ऊपर होना चाहिए और आपका हार्ट रेट आता है। तो ये पहली नब्ज है। अगर आपका 90 या 90 से कम किसी बच्चे का आपका आ रहा है तो इट्स टाइम टू शो टू अ डॉक्टर। ओके। और अगर बच्चे को कोई भी सांसें तेज चलना, कोई भी खांसी होती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। तो सिंपल सा लॉजिक। अब खांसी जुकाम तो बाकी वायरस से भी होता है, तो पहला और आखिरी पॉइंट है पल्स ऑक्सीमीटर, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में। सर आपने जैसे आप बताया कि आपको काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहता है तो इसके अंदर वो कितना आराम से अचीव कर सकता है 1 महीने के अंदर? आई मीन टू से कितना कमा सकता है? कितना कमा सकते हैं? हाँ। वो तो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। मेहनत कितनी करते हो? आपके लिंक्स कितने अच्छे हैं किससे? अपने पेशेंट्स वगैरह से? हाँ हाँ, वही तो, वो मेहनत ही तो हुई ना एक तरह से। ठीक है। अगर मान लो, अब पहली बात तो ये, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि इसका आंसर है कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो आपको फिक्स सैलरी मिलती है और आपके पेशेंट्स रोज आते हैं। आप 100 देखो, 1 देखो, 50 देखो, 500 देखो, यू हैव अ फिक्स सैलरी। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट से सेटअप हैं तो आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आप उस पेशेंट को नेक्स्ट डे हॉस्पिटल विजिट में बुला भी सकते हैं। आप 3 अलग अलग हॉस्पिटल में एक साथ देख भी सकते हैं। जब मैंने अपनी MBBS की थी तो मैं सब कंसल्टेंट को देखता था, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस हॉस्पिटल में, मंडे वहाँ, और संडे को शाम को वहाँ। लाइक शी वॉज सो बिजी, ऑल दी डॉक्टर्स, उनका कार्ड देख के ही मज़ा आ जाता था। गोल्ड मेडलिस्ट इसमें, MBBS यहाँ से, MD यहाँ से, UK से फेलोशिप, और इतना सुंदर बड़ा सा कार्ड। अब नेचुरली मेहनत तो करी होगी तभी वो इंसान इतना कर रहा है करके। तो पैसे, रही बात पैसे कमाने की, डेफिनेटली डियर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं बहुत अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ कि मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन इन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यार कि फॉलो योर पैशन। ओके। आपको क्या पसंद है आप वो देखो। नहीं, अगर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का किसी का पैशन नहीं है, अगर मेरे को ये बनना है तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। अगर आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, ये आपका पैशन है, तो नंबर 1 उसमें भी कैटेगरीज आ गई। गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है या आपको प्राइवेट डॉक्टर बनना है। ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है, यस, आपकी फिक्स सैलरी है, फिर उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर बनते हैं, जैसे मैंने बोला, तो ऐसे आप मल्टीपल हॉस्पिटल से आप एनरोल कर सकते हैं, इवनिंग में अपना खोल सकते हैं, और संडे या सैटरडे को दिल्ली से कोई भी पेरीफेरी एरिया जहाँ पे डॉक्टर्स कम हैं वहाँ से टाई अप करके आप पर डे बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। मतलब अच्छी अर्निंग है, देखा बहुत बढ़िया। अगर किसी ने आना हो तो वो आ सकता है। हाँ, अर्निंग आपकी भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है। ठीक है सर। अच्छा, एक पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मुझे एक आपका एडवाइस चाहिए जो आप एक पेरेंट को दे सकते हैं, और कोई उन पेरेंट्स को भी आप देना अगर चाहें जो अभी नए नए माँ बाप बने। तो एडवाइस जो हम पेरेंट्स को दे सकते हैं, नंबर 1 के, अगर ये इंटरव्यू कोई एडोलेसेंट पेरेंट देख रहा है जिसके बच्चे 10th क्लास में, 12th क्लास में हैं, डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर किड। ओके। अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अभी मत रखें। सब कुछ करेगा बेबी आपका, और डोंट बी वेरी हार्श। ओके। मतलब आप बहुत ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर डाल देते हैं। नंबर कितने आए? 20 आए। तेरी फ्रेंड के कितने आए? बाकियों के तो 18 या 16 आए। अच्छा, मतलब यू डूइंग वेरी वेल। बाकियों के ज़्यादा कैसे आए? मतलब तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मैंने ये देखा है, हमारे बच्चे का मतलब बाकियों से कंपटीशन किया जाता है। ठीक है। ये नहीं पूछा जाता कि 20 जो आए क्या तुम उससे बेटर कर सकते थे? वो सवाल तो कहीं आता ही नहीं है। 18 कैसे आ गए? उसके 24 कैसे आए? अच्छा, बाकियों के कम आए ना, तुमने तो बहुत अच्छा किया होगा मतलब। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। तो ये होना चाहिए, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया? हाँ, मम्मी मैं अच्छा कर सकती थी, या मम्मी मैंने अपना बेस्ट दे दिया, तुमने बेस्ट दिया ना, बस बहुत बढ़िया। तो ये एक थॉट प्रोसेस बहुत कम देखने मिलता है, क्योंकि सबको नंबर 1 आना है, सबको पैसा कमाना है, सबको सब कुछ करना है। वो कितना कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करते? उसके बच्चे को देखा है। तो 100 बात की एक बात ये है, डोंट बी हार्श ऑन योर चाइल्ड। तो ये एडवाइस। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए।
आपका बहुत बहुत थैंक यू सर बुलाने के लिए। आप बहुत स्वीट हो, मैम भी बहुत स्वीट हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसी नॉलेज और अच्छी वाइब्स फैलाते रहे। भाई बहुत अच्छी हमारी बात हुई और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाली हैं आज। बिल्कुल, ठीक है बस यही है। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग द गुड वाइब्रेशंस। हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और कहते हैं ना कि बूंद से सागर बनता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बात सबको सब पता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर बात होती रहे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बाद में क्रिएट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।